प्रोडक्शन क्या होता है? अभी हमने बात की ह्यूमन वांट्स की, कंजम्पशन की, कॉमोडिटी क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या है? द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? पहले प्रोडक्शन क्या होता है? एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब किस तरह से हम गुड्स और सर्विसेज को बना रहे हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं प्रोडक्शन के? फैक्टर्स मतलब जो हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, समटाइम्स कॉल्ड एज इनपुट्स। जिस जिस मतलब फैक्टर प्रोडक्शन की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? जिसमें जो इनपुट्स हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये ही 4 हैं। इन चारों के बिना आप कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे आपको लैंड चाहिए, अगर आपको जैसे मान लीजिए अगर आपको जूट बनाना है, तो जूट बनाने के लिए भी आपको एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए होगी, फिर उस पर वर्क करने के लिए आपको लेबर चाहिए होगा, फिर कैपिटल चाहिए होगा। कैपिटल क्या होता है हम आगे बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप भी यही, मतलब ये 4 ग्रुप तो आपको कोई भी, इवन अगर आपको मशीनरी से मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो भी आपको लैंड की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेबर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम बात करते हैं क्या होता है लैंड। लैंड इंक्लूड्स फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज लैंड फॉरेस्ट। लैंड फॉरेस्ट, मिनरल्स, जो हम लैंड के अंदर से मिनरल्स निकालते हैं वो भी लैंड का ही पार्ट है, लैंड ही कहलाता है। In legal term, anything attached to earth, all the buildings erected upon it। मतलब लीगल टर्म्स में क्या कहेंगे? कोई भी अर्थ पे अटैच है कोई चीज, या बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर, या एरिया विद डिफाइंड बाउंड्रीज। मतलब अगर एग्रीकल्चर फार्म आपका एक डिफाइंड बाउंड्री है आपकी कि नहीं, आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो वो भी लैंड कहलाएगा। देन लेबर क्या होता है? ह्यूमन एफर्ट, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। मतलब कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर कोई ऑफिस में बैठ कर कोई काम कर रहा है तो उसका मेंटल वर्क हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो फिजिकली काम कर रहा है वहां पर। अगर वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, या या वो मशीन को चला रहा है कंप्यूटर से, तो उसका फिजिकल लेबर तो बहुत कम मतलब उसमें है, लेकिन मेंटली वो इन्वॉल्व है तो वो भी लेबर ही कहलाएगा। तो ह्यूमन एफर्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल तो आप समझ ही रहे हैं कि जैसे कि फार्मर्स जो हैं वो अ, खेत की जुताई कर रहे हैं, प्लॉ कर रहे हैं खेत को, या आप बात करें कोई मशीन चला रहा है तो फिजिकल है। इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व है। अब कैपिटल की बात करते हैं। तो कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मेड इन मशीनरी। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मशीनरी में, मतलब मशीनरी को खरीदने में अगर आपने पैसा लगाया है तो वो कैपिटल कहलाएगा। टूल्स को खरीदने में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कैपिटल कहलाएगा। इक्विपमेंट्स के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कैपिटल कहलाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदने के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कैपिटल कहलाएगा। लेकिन विच आर यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, मतलब कि वो प्रोडक्शन के लिए ही काम आना चाहिए। मतलब आपकी कंपनी में अगर कोई चीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में या बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कैपिटल कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन वर्ड्स को जरूर ध्यान रखिएगा। तो लैंड, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, लेबर, ह्यूमन एफर्ट्स। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। आप अगर किसी चीज में, किसी चीज को खरीदने में इनपुट्स जिसको हम कह सकते हैं, मशीनरी टूल्स जिनके बिना आप काम नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो उनको उनके उनके इन्वेस्टमेंट को आप कहते हैं कैपिटल। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वन हु ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन। अब बिना किसी एंटरप्रेन्योर के आप प्रोडक्शन तो नहीं स्टार्ट कर सकते ना, कि आप एक लेबर आया और फिर चलते हैं हम कुछ काम करने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। बट अगर वो लेबर भी काम कर रहा है, तो अगर वो खुद स्टार्ट कर रहा है कोई काम, तो वो भी एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। तो one who organizes production takes important decisions regarding production, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, किस दाम पे बेचना है, क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है उसमें, तो वो भी एंटरप्रेन्योर कहलाएगा।
and bears the risk. This is the most important thing. And bears the risk and uncertainty involved in production. मतलब लेबर तो आगे काम करके चला जाएगा, उसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है उसको कि उसको काम करना है तो उसको रिस्क लेना पड़ेगा कि नहीं मैं ये काम करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे फ्यूचर में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। उसको तो एंटरप्रेन्योर ने जो कह दिया काम करने के लिए एक पर्टिकुलर काम वो करके चला जाएगा। बट एंटरप्रेन्योर को वो रिस्क फैक्टर ध्यान में रखना होगा कि आज मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो उसका आगे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो bears the risk and uncertainty। ऐसा नहीं कि आपने कोई डिसीजन लिया तो वो सर्टेन है आगे चल के उसका, मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस ये मैं काम करूंगा तो आगे चल के प्रॉफिट ही होगा, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, अनसर्टेनिटी भी है। मान लीजिए मार्केट लॉस कर गया या फैशन ट्रेंड ही खत्म हो गया तो अनसर्टेनिटी बिजनेस में बनी रहती है। तो एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर के बिना शायद हम प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो लेबर और लैंड की तो बात ही खत्म हो गई। तो एंटरप्रेन्योर इज समवन who invests the capital, organizes the labor to work on the land। ये हम एक तरह से कह सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज प्राइस। अब प्राइस क्या होता है? The price of a commodity is the unit or amount of money that has to be given to get this commodity। अब प्राइस क्या होता है कि जब हम प्राइस बहुत छोटी चीज है कि अगर आप जा रहे हैं कोई सामान लेने के लिए तो उसकी वैल्यू जो है उसको प्राइस कहते हैं। तो प्राइसेस आर डिटरमाइंड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा बात करेंगे। तो प्राइसेस आर डिटरमाइंड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी किसी मतलब प्राइस और सप्लाई का मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? The price at which quantity demanded equals the quantity supplied। मतलब कि जब आप एक क्वांटिटी डिमांड हो रही है, मतलब मान लीजिए कि 100 क्वांटिटी डिमांड हो रही है और 100 क्वांटिटी सप्लाई हो रही है उसी प्राइस पर, तो इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे उसको। प्राइस मैकेनिज्म की बात करें तो एनी चेंज इन डिमांड और सप्लाई कंडीशंस, कोई भी चेंज जो हो रहा है डिमांड और सप्लाई में कंडीशंस में, ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अगर कोई भी डिमांड में और सप्लाई में चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो इक्विलिब्रियम प्राइस में भी चेंज लाएगा। दैट इज प्राइस रिस्पॉन्ड टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि प्राइस हमेशा डिमांड और सप्लाई के को रिस्पॉन्ड करती है। मतलब अगर ये कहें कि क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है तो क्या होगा कि सप्लाई मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्कैसिटी है रिसोर्सेज की, तो सप्लाई। तो जैसे हम बात करें कि प्राइस रिस्पॉन्ड करता है टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे बात करें कि डिमांड जो है अगर बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो जैसे हम बात करते हैं कि स्कैसिटी की बात करते हैं, तो सप्लाई ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अगर हम डिमांड कर रहे हैं 100 यूनिट तो ज़रूरी नहीं कि 100 यूनिट सप्लाई भी हमारे पास अवेलेबल है। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो क्या होता है कि जब जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगती है वैसे वैसे सप्लाई की कमी की वजह से प्राइसेस भी बढ़ने लगती हैं। तो क्या होता है, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होने लगती है। इसका मतलब कि क्या हो रहा है, प्राइस डिमांड के और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस भी बढ़ रहा रिस्पॉन्ड कर रहा है और प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड सप्लाई भी वर्क कर रही है। तो क्या है इसको, दिस इज नोन एज प्राइस मैकेनिज्म। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मार्केट। मार्केट क्या होता है? A market means a system or a setup in which the buyers and the seller of a commodity are able to interact and communicate with each other and strike a deal about the price and the quantity to be bought and sold। मतलब वो प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर साथ में आके एक दूसरे से डील करते हैं कि नहीं हम इस प्राइस पे ये क्वांटिटी खरीदेंगे और आप इस प्राइस पे इस क्वांटिटी को बेचेंगे। तो a market means a system or a setup in which buyers and sellers of a commodity are able to interact करते हैं and communicate with each other and strike a deal about the price and the quantity to be bought and sold। अब दो तरह के मार्केट्स हो सकते हैं, गुड्स मार्केट्स और फैक्टर मार्केट्स। गुड मार्केट्स क्या होते हैं? दीज आर मार्केट्स वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। ये मार्केट्स होती है जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज बॉट एंड सोल्ड।
खरीदे और बेचे जाते हैं। फैक्टर मार्केट्स क्या होता है? दीज मार्केट्स आर वेयर फैक्टर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं? मशीनरीज, फैक्टर्स प्रोडक्शन हमने पढ़ा था, तो मशीनरी है, लेबर है, ये ये होते हैं फैक्टर सर्विसेज। गुड्स मार्केट्स क्या होती हैं? द बायर्स में भी हाउस होल्ड, इसमें अदर फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स भी हो सकते हैं। बायर्स हाउस होल्ड, डायरेक्टली हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, फर्म्स भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। फैक्टर मार्केट में क्या? द बायर्स में भी एंटरप्रेन्योर एंड सेलर्स आर ओनर्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर ही खरीदेगा जाकर के प्रोडक्शन के लिए, एंड द सेलर्स आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि लैंड के ओनर, वो सेल कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर को। लेबर खुद एक तरह से सेलर ही है, अपनी अपनी एबिलिटीज को सेल ही कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर को, जिससे कि वो प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। तो यहाँ पे गुड्स मार्केट में हम खुद भी हो सकते हैं, जैसे कंज्यूमर डायरेक्टली जा रहा है, फर्म्स भी जा सकती हैं कि अगर आपको कोई फिनिश प्रोडक्ट खरीदना हो, मशीनरी, मतलब जैसे कि एग्जांपल लें कि अगर आपको कोई एक फैशन डिजाइनर है, वो भी एंटरप्रेन्योर ही है, तो उसने जाके क्लॉथ ले लिया मार्केट से, तो वो क्या है? गुड मार्केट से जाके खरीद रहा है, तो फर्म ही है वो, तो वो बायर है। ऐसे गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं गुड्स मार्केट में, लेकिन फैक्टर मार्केट्स में आपको फैक्टर्स से ही रिलेटेड चीजें मिलेंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्लॉथ मार्केट इसमें दिया भी है, कार मार्केट, और फैक्टर मार्केट का एग्जांपल है लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी, मनी क्या होता है? Crowther defines money as anything that is generally accepted as a means of exchange and at the same time act as a measure in the store of value. तो मनी और प्राइस में डिफरेंस क्या है? प्राइस वो वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, और जो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपने जो मीन्स, जो 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 प्रोडक्ट यूज किया है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एग्जांपल जैसे जैसे हम दे सकते हैं कि अगर एक क्लॉथ आप खरीद रहे हैं 100 रुपए का, तो जो 100 रुपए है वो वैल्यू है, लेकिन जो करेंसी यूज कर रहे हैं आप, या जो टोकन वैल्यू जैसे हम कह सकते हैं, या जो जो चीज आप यूज कर रहे हैं देने के लिए कि 100 रुपए की वैल्यू की चीज आप खरीद सकें, दैट इज मनी। तो मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिपॉजिट मनी। करेंसी क्या होती है? रिफर्स टू द पेपर मनी, और मेटालिक कॉइन्स, जैसे पेपर मनी 100 रुपए का नोट, मेटालिक कॉइन्स 1 रुपए की सिक्का। नोट्स आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, आरबीआई, मतलब आरबीआई करता है। बट एक जानने वाली बात यह है कि जो नोट्स होते हैं वो तो आरबीआई करता है, लेकिन जो मेटालिक कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इशू करती है। और डिपॉजिट मनी क्या होता है? ऑल्सो नोन एज बैंक मनी, हेल्ड विद बैंक अगेंस्ट विच चेक्स कैन बी ड्रॉन, जिसके अगेंस्ट में हम चेक्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप डिपॉजिट करते हैं, जाके सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप चेक्स इशू करके आप उसको ले सकते हैं, उस मनी को निकाल सकते हैं। तो दैट इज डिपॉजिट मनी। इनकम क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फ्लो ऑफ मनी accruing to an individual or all the people in an economy over some specified time. इनकम क्या है? कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फ्लो ऑफ मनी। फ्लो है गुड्स और सर्विसेज का, और फ्लो है मनी का। accruing to an individual, या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल के पास एकत्रित है, और द पीपल इन एन इकोनॉमी ओवर स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड टाइम पे ही हम लेते हैं इनकम। जैसे आप एग्जांपल ले लेना कि आपकी फैमिली की इनकम क्या है, मतलब आपकी फैमिली में टोटल अमाउंट ऑफ, या क्या फ्लो ऑफ मनी क्या है, कितनी है आपकी स्पेसिफाइड टाइम पे, मतलब एक मंथ की अगर हम बात करते हैं या पूरे ईयरली बात करते हैं। तो इनकम भी दो तरह के से हो सकती है, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है? द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, पूरे ऑल उस चीज का वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन ईयर। अब ये ईयरली बात कर रहे हैं, मतलब साल में कितना वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में बना, वो उसकी नेशनल इनकम है। ऑब्वियसली आप नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन कर पाओगे कि आपने कितना सामान आपने बनाया, प्रोड्यूस किया, वो आपकी नेशनल इनकम है। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की बात हो रही, मतलब जो बन के रख चुका है प्रोडक्शन हाउस में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन अ गिवन पीरियड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बात कर रहे हो कंट्री के बाहर जाके कोई अगर काम कर रहा है, वहां कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप उसको इंक्लूड कर दोगे नेशनल इनकम में, नहीं। जो कि डोमेस्टिकली ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो यही
जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही जो सर्विसेज, मतलब आपने एजुकेशन सेक्टर में कितना टोटल फाइनल आउटपुट दिया, सर्विसेज टोटल एग्जांपल ले सकते हैं एजुकेशन का, मेडिकल का, वैसे ही आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कितना प्रोड्यूस किया। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों मिलाकर आपने साल में कितना प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू इज कॉल्ड द नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Per capita income क्या है? It is the average income of the normal residents of a country in a particular year. It is an index or measure of economic welfare and economic development. तो जो एवरेज इनकम है, इसका फॉर्मूला भी per capita income is equal to national income upon population. तो मतलब कि एक पर्सन की, एक नॉर्मल रेसिडेंट की क्या उस पर्टिकुलर ईयर में एवरेज इनकम थी। तो ये भी बताता है कि आपका इकोनॉमिक वेलफेयर कितना है, कैसा है। मतलब कि अगर आप एक पर्सन बहुत अच्छा कमा रहा है तो इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन अच्छा कमा रहा है तो बाकी लोग भी बहुत अच्छा कमा रहे होंगे। तो इकोनॉमिक वेलफेयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी ये एक इंडेक्स, एक मेजर प्रोवाइड करता है पर कैपिटा इनकम उस कंट्री के लिए। नेक्स्ट इज सेविंग। सेविंग रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। अब जो टोटल इनकम थी, जो सारी इनकम आपके पास आई है, ऐसा ना हो कि आप सारी की सारी इनकम जा करके आप खर्च कर दें, लेकिन आप कुछ सेव भी करते हैं। तो सेविंग रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। आपने उसको किसी चीज के लिए कंज्यूम करने के लिए स्पेंड नहीं किया, आपने उसको पर्सनल सेविंग, एज अ पर्सनल सेविंग रख लिया। सेविंग डन बाय हाउस होल्ड इज नोन एज पर्सनल सेविंग। तो सेविंग कई तरह की हो सकती है। सेविंग डन बाय हाउस होल्ड जो होती हैं, जो जो हम लोग करते हैं, वो पर्सनल सेविंग है। सेविंग ऑफ बिजनेस क्या है? इज अचीव्ड बाय नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग टू शेयर होल्डर्स ऑल द प्रॉफिट मेड इन एन ईयर। अब शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स क्या है? जिसने उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है कंपनी में। तो क्या होता है, जब कंपनी में आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसका प्रॉफिट भी चाहते हैं। तो क्या होता है कि जब आप बिजनेस में हैं, अगर हम सेविंग करना चाहेंगे तो क्या होगा कि शेयर होल्डर्स को, अगर आपने कोई प्रॉफिट जनरेट किया, उसका डिविडेंड आपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया। ठीक है, आपने जो पैसा, जो प्रॉफिट आपने कमाया पूरे साल भर में, उसका जो आपको जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना था शेयर होल्डर्स को, वो नहीं दिया या कम दिया, तो आप उसमें बिजनेस में सेव कर सकते हैं। अगर आप सारा का सारा दे देंगे, बोला ना कि विच इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन, मतलब कंज्यूम ही तो कर रहे हैं, एक तरह से हम शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं पूरा का पूरा, तो हम ना करें। तो सेविंग ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट सेविंग क्या होती है? इज द सेविंग डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड पब्लिक कोऑपरेशन। इट इज अचीव थ्रू बजट सरप्लस। अब क्या होता है, जब आप बजट पेश करते हैं, तो बजट पेश करने में क्या होता है, कभी कभी डेफिसिट्स आते हैं। मतलब कि अगर आपने ये एस्टिमेट लगाया कि मैं इस साल में इतना मेरा रेवेन्यू होगा और इतना मैं खर्च करूंगा। गवर्नमेंट अगर बात करें तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट उतना, उससे कम खर्च कर लेती है जितना उसको एक्सपेक्टेड था। तो क्या हो गया, बजट बजट सरप्लस हो गया। सरप्लस मतलब बहुत सारा हो गया बजट, जितना एक्सपेक्टेड था। तो बजट सरप्लस से भी सेविंग होती है। रेवेन्यू आपका ज्यादा हो और खर्चा आपका कम हो। सो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब सेविंग की बात की, तो सेव जब हम कर लेते हैं तो हम क्या करें, हम कंज्यूम तो कर नहीं रहे हैं उसको, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्शन रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। मतलब प्रोडक्शन रिसोर्सेज बहुत छोटे दम पे अगर हम बात करें, तो जो आपने सेविंग आपने जो बचाई है, उसको आप किसी प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए आप लगा दीजिए। तो अनदर नेम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है इससे। कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज होती है? जैसे मान लीजिए कि आपने आपने सेव किया और आपने वो अमाउंट जाके बैंक में लगा दिया। तो जब आप बैंक में कोई चीज लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो आप फिक्स्ड, मान लीजिए कि आपने फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए लगा दिया। जैसे मान लीजिए आपने एक साल के लिए वो सेविंग अपनी अपनी लगा दी। अब क्या हो रहा है, वो सेविंग जो है वो एक साल के लिए तो बंद हो गई। अब बैंक को भी पता है कि अब ये जो उन्होंने अमाउंट लगाया है वो साल के पहले नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आप निकालेंगे तो आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इवन आपको कई कई जगह तो आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है अगर आप जल्दी निकाल लेते हैं। तो वो जो अमाउंट आपने सेव किया है बैंक में, वो बैंक यूटिलाइज कर सकती है। ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको
प्रोवाइड करने में, जिससे उनको वो मनी प्रोवाइड कर दी है जिससे कि वो प्रोडक्शन में हेल्प हो सके, मनी यूटिलाइज हो सके। तो ये क्या हो रहा है, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो जाके उनका कैपिटल बन रहा है, तो दैट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल अभी मैंने बताया क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट में हम, अरे सॉरी, जो प्रोडक्शन में हम लगा रहे हैं अमाउंट। अब क्या है, प्रोड्यूसर्स फिक्स इन्वेस्टमेंट सच एज प्लांट इक्विपमेंट टूल्स एंड मशीनरी, ये सब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं कि अगर आपने एक बार इसको कर दिया तो वो स्पेसिफाइड टाइम के लिए फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि वो वेरिएबल है कि हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे लेबर है, लेबर में आपको आज आप 100 रुपए दे रहे हैं तो कल हो सकता है 150 रुपए देना पड़े, तो वो फिक्स नहीं है अमाउंट। तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, सच एज प्लांट इक्विपमेंट्स टूल्स और मशीनरी के लिए। अगर आपने एक बार प्लांट खरीद लिया, कोई प्लांट मतलब कोई मशीनरी आपने खरीद ली उस प्रोडक्शन के लिए, तो आपको नेक्स्ट टाइम उसके सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ही खर्चा वर्चा देना रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा पैसा फिर से नया खरीदने के लिए लगाना है। Investment in residential housing and resident structure. Investment in construction like office building, power plants, bridges, roads, etc. Investment in stocks. Stocks क्या होते हैं, जो finished goods या raw materials जो होते हैं, semi finished goods बल्कि बोलते हैं, उसमें investment आप करते हैं। Depreciation क्या होता है, depreciation is physical wear and tear of capital goods. Capital goods क्या होते हैं, ये fixed investment जिसमें आप कर रहे हैं, that is known as capital goods. तो depreciation is physical wear and tear of capital goods. मतलब कि depreciation, अब कैसे मानते हैं ना कि अगर आपने आज कार खरीदी तो उसकी वैल्यू फिर आगे जाके घटनी है, या आप कोई क्लॉथ कपड़ा लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसको अगर दोबारा बेचने जाएंगे तो वो उसी प्राइस पे बिक जाएगा। तो क्या होता है, जब आप यूज करते हैं तो उसकी जो मशीनरी के पार्ट्स होते हैं वो खराब होने लगते हैं, तो जब आप बेचने जाएंगे उसको तो वो उससे कम प्राइस में बिकती है। तो डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल चार्ज है जो उस फिक्स एसेट्स में, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट जिसमें हम कर रहे हैं ना, प्लांट इक्विपमेंट टूल्स एंड मशीनरी, ये फिक्स एसेट्स भी कहलाते हैं। तो इसमें जो फिजिकल वियर एंड टियर हो रहा है उस प्रोडक्शन के दौरान, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने एक इन्वेस्टमेंट आपने किया, जैसे मान लीजिए फिक्स इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपीज का एक मशीन खरीदने में, या 1000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया मशीनरी खरीदने में, तो आपको एक स्पेसिफाइड डिप्रिसिएशन अमाउंट हर साल उसमें लगाना पड़ेगा। मतलब 10% का, 10% का जैसे मान लीजिए आपने लगा लिया 1000 पे, 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपीज। तो वो 1000 में से आपको 100 रुपीज डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, उससे कम करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, दैट इज डेप्रिसिएशन। वेलफेयर क्या होता है, अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ वेल बीइंग अमंग द पीपल, कि आप कितना खुश हैं, कितना कितना आपकी नेसेसिटी फुलफिल हो रही है, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज कैसी हैं उस कंट्री में, वो वेलफेयर स्टेट कहलाता है। टू टाइप्स ऑफ वेलफेयर क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर और नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर दैट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड इन मनी। कोई ऐसा सोशल वेलफेयर करना दैट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड इन मनी, मनी के टर्म्स में अगर कोई वेलफेयर जो है वो अगर आप मेजर कर सकते हैं तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर है। नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, जिसको आप नहीं कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, वेलफेयर अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। सोशल वेलफेयर इज द सम टोटल ऑफ हैप्पीनेस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। सो बिजनेस साइकिल क्या है, रिकरेंट फ्लक्चुएशन इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। Level of economic activity is identified with the level of income, output and employment. Recurrent fluctuation मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमी की, आजकल जैसे कोविड की सिचुएशन में इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई, फिर एक फेज आता है जब वो ऊपर जाती है, कभी कभी इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी कभी प्राइसेस राइज होने लगती हैं, कभी कभी प्राइसेस डाउन होने लगती हैं। तो रिकरेंट फ्लक्चुएशन है इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी is identified with the level of income, output and employment. तो जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आइडेंटिफाइड किससे होती है, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि बात करेंगे, जैसे मान लें कि अगर किसी की इनकम बहुत कम है, मतलब कि उसकी परचेसिंग पावर बहुत कम हो गई,
जब परचेजिंग पावर कम हो गई तो डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम हो गई तो इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर्स कम प्रोड्यूस करना चाहेंगे क्योंकि डिमांड ही कम है। तो जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कम करना चाहेंगे तो क्या होगा कि वो एम्प्लॉयमेंट भी कम करेंगे। तो जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो ओवरऑल एक्टिविटी कम हो जाएगी बिजनेस। तो क्या है, ये बिजनेस साइकिल एक फॉर्म मतलब कि बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी गवर्न हो रहा है। आउटपुट के लिए जैसे समझें कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जब रिसोर्सेज की कमी है तो क्या होता है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक कर जाएंगी, तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अगर हम पूरी तरह से जनरेट नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे पास लेबर की कमी है या लेबर उस वेज रेट पे नहीं मिल रहे हैं जिस वेज रेट पे हम चाहते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में कमी है, या उतने इंस्टीट्यूशन इतनी उतनी सर्विसेज या उतनी जॉब्स नहीं है सोसाइटी में, तो क्या होगा, प्रोडक्शन एक लेवल पे आके स्थिर हो जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी प्रोडक्शन पे कि अब इससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, जनरेट ही नहीं हो रहा है एम्प्लॉयमेंट। तो उससे क्या होगा, एक लेवल पे आके जब प्रोडक्शन एक स्टेबिलिटी हो जाती है तो डिमांड की भी स्टेबिलिटी हो जाती है, या डिमांड अगर बढ़ने लगती है तो प्राइसेस राइज हो जाती हैं क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना का उतना ही है। तो ये सब बिजनेस साइकिल में बहुत ज़्यादा एक एक रोल प्ले करते हैं। अब 4 फेजेस क्या है बिजनेस साइकिल की? एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी। एक्सपेंशन इन द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, मतलब कि एकदम आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम में खूब ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसको एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी का फेज कहेंगे। रिसेशन क्या है? डाउनवर्ड ट्रेंड इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉलिंग लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, पूरा फॉल कर रहा है। डिप्रेशन क्या होता है? फेज ऑफ सीवियर रिसेशन। मतलब रिसेशन तो है डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब धीरे धीरे आ रहा है नीचे, लेकिन डिप्रेशन क्या है? एकदम सीवियर रिसेशन, एकदम कम हो चुका है वो। सीवियर एंड जनरल डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिकवरी और रिवाइवल मार्क्स रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट राइजेस स्टीडली। धीरे धीरे आप जैसे डिप्रेशन में आ गया बट धीरे धीरे आप रिकवर कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इसमें क्या होता है? लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। बट एक बात है कि एक्सपेंशन, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये ऐसा नहीं है कि आपको आज एक्सपेंशन दिख रहा है तो हो सकता है कल रिसेशन दिखने लगे, बट ये जो फेजेस है वो इकोनॉमी में बहुत साथ साथ आते हैं। मतलब हो सकता है कि आज रिसेशन है तो एकदम से रिकवरी भी होने लगे, रिसेशन के बाद ही रिकवरी होने लगे, या हो सकता है रिसेशन हो, डिप्रेशन भी उसके साथ साथ होने लगे और फिर रिकवरी होने लगे, और फिर रिकवरी होते होते एक्सपेंशन पे चला जाए। तो आप किसी एक जनरल को एम्फेसाइज नहीं कर सकते कि आज रिसेशन ही है और आज डिप्रेशन ही। हमेशा साथ साथ ही चलते हैं सब। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।